एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज बहुत दिनों बाद आपके सामने मतलब कि फिर जो क्वेश्चन पेपर को लेकर आई हूँ और उसके साथ मैं भी आई हूँ, वरना मेरी आवाज़ सुनते हैं आप लोग और बस वो स्लाइड्स चलती रहती थी। तो आप लोगों की दुआओं से, और उस दिन मैं बहुत दुखी भी हो रही थी कि कैसे मैं अपनी चीज़ों को अपग्रेड करूं, क्या करूं, कैसे करूं। बस आप लोगों की दुआओं से और बहुत सारी चीज़ों से और बहुत सारा कुछ मैनेज करके मैं ये स्मार्ट बोर्ड खरीद लिया है मैंने, जैसे कि मैं चीज़ों को और बेहतर अपने स्टूडेंट्स के लिए बना सकूं। तो ये मैंने चीज़ों को और बेहतर करने के लिए करा है। और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2010 का टीजीटी का पेपर डिस्कस करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर्स टीजीटी के 2010 के पेपर है, लेकिन आप लोग जब इसमें क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अलग हटकर हैं, जो उन 4 राइटर्स से नहीं पूछे गए हैं। तो किस तरीके का पेपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपको हमारा वो दिख रहा होगा, अगर ये इंग्लिश सूत्र और ये मेरा नाम लिखा है और ग्रामर टीजीटी पीजीटी ग्रामर एंड लिटरेचर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चलिए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, as flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport। एक्चुअली ये जो लाइन है इसमें जो आना चाहिए ये है they kill us for their sport। they kill us for their sport जो है ये आना चाहिए इसमें। और ये सपोर्ट ये या तो ये टाइपिंग एरर है। ये लाइंस जो हैं, ये लाइंस हैं शेक्सपियर के प्ले किंग लियर की लाइंस हैं। और ये इसमें ग्लाउसेस्टर के द्वारा कही गई हैं कि जैसे आवारा लड़कों के लिए मक्खियां होती हैं, क्या हम भगवान के लिए हैं कि वो हमें अपने स्पोर्ट के लिए मार देते। These same lines are also echoed in the novel of हार्डी। हार्डी ने भी इन्हीं लाइंस को यूज किया है। और क्योंकि हार्डी बिलोंग टू विक्टोरियन एरा एंड ही बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज, लेकिन यही सेम लाइंस इको करती हैं हार्डी के नॉवल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑथलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ। ये सारे 2010 के क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे 2010 के क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसमें ये देखिए, ऑथलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ। देखिए ऑथलो एक मूर दिखाया है, उसकी शादी होती है डेस्डेमोना से जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ऑथलो से इम्प्रेस करता है अपनी दुख भरी कहानियां सुना के। इयागो जिसको मोटिवलेस मेलाइनिटी जिसके बारे में कहा गया है और सैमुअल कॉलरिज ने कहा था, जो बिना बात के उससे चिढ़ता है, वो उसके दिमाग में गलतफहमी डाल देता है कि शी इज नॉट फिडेल टुवर्ड्स हिम, और वो उसे उस गलतफहमी की वजह से ही मार देता है। तो ये जो ट्रेजेडी है, इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ इग्नोरेंस। आप कह सकते हैं क्या कि उसका जो ट्रैजिक फ्लॉ है ऑथलो का, वो भी ऑथलो का जो ट्रैजिक फ्लॉ है वो भी है जेलसी। जस्ट आउट ऑफ जेलसी he killed his wife। तो ऑथलो killed डेस्डेमोना out of ignorance, कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी वाइफ उसके प्रति बहुत लॉयल है और वो उसे मार देता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। शेक्सपियर रॉट। शेक्सपियर ने किस तरीके की कॉमेडीज लिखी हैं? तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। शेक्सपियर ने लिखी हैं रोमांटिक कॉमेडीज लिखी है। और रोमांटिक कॉमेडीज का आइडिया शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है? ग्रीन से।
इवन उसका ग्रीन रोमांसेस और कॉमेडीज में लिया है, और शेक्सपियर ने हालांकि और जगह से भी लिया है, मगर मतलब अगर ऑप्शन आता है तो उसमें ग्रीन भी होता है। शेक्सपियर ने लिखी है रोमांटिक कॉमेडीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। ये कोटेशन कही गई है बेकन के बारे में। दिस कोटेशन इज फॉर बेकन एंड हु सेड, ये कहा है पोप ने। पोप ने कहा है बेकन के लिए। देख रहे हैं ये क्वेश्चन, यहां तक ये क्वेश्चंस कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बेकन के बारे में कहा गया है। द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, कि वो जो है बहुत ही ज्यादा समझदार होशियार था, बहुत ही ज्यादा महान था, उतना ही मीन भी था। तो ये कहा गया है बेकन के लिए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज complete the following sentence by selecting the correct option. Shakespeare was born at. इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आपको कई जगह स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन भी दिखेगा। देखिए जो उस जगह का नाम है, जो एग्जैक्टली उस जगह का नाम है, उस प्लेस का नाम है, दैट इज स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। शेक्सपियर का जहां जन्म हुआ था 23 अप्रैल को, उस जगह का नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन। और द नेक्स्ट वन इज, तो चलिए यहां तक मुझे लगता है कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और ये देख के भी लग रहा होगा। आप लोग सोचते होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो तो बहुत इजी हैं। देखिए हर साल क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अब 2010 लिया है, फिर उसके बाद 13 लेंगे, उसके बाद 16 कराएंगे, और उसके बाद और मॉडल पेपर्स वगैरह आप लोगों को करवाए जाएंगे, जो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी और करूंगी। अब अभी 10 करवाया है, अब 13 कराऊंगी और फिर उसके बाद 16 कराऊंगी। तो आपको अलग अलग छांटने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से ये देखें वहां से, और कई बार क्वेश्चंस के आंसर्स भी गलत दिए रहते हैं। तो मैं काफ़ी स्टडी करती हूँ, उसके बाद उन आंसर्स को जहाँ मुझे लगता है कि भाई इसमें शायद ये मिस्टेक है, तो उसके बाद फिर मैं उन आंसर्स को, आपके पास जो भी किताबें होंगी उनमें जो आंसर्स दिए हुए होंगे, हो सकता है उनमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखी हो, एक और एक्सप्लेनेशन से आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही जाता है। तो इसमें देखिए, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स, द अबव वर्ड्स फ्रॉम द स्पीच ऑफ। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये लाइंस ली गई हैं ऑथलो से, और ये लाइंस बोली गई हैं इयागो के द्वारा, जहां पे इयागो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि वट एवर वी डू विद आवर बॉडी, वट एवर वी डू एट आवर विल, दैट इज नॉट एट ऑल इनकरेक्ट, वो बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं है। तो ये लाइंस इयागो के द्वारा बोली गई हैं, और इयागो कौन से प्ले में है? ऑथलो में। ऑथलो जो कि शेक्सपियर की कुछ चार महान ट्रेजेडीज में से एक है। तो ये लाइन बोली गई है ऑथलो के द्वारा, सॉरी इयागो के द्वारा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who is known as the poet's poet? किसको poet's poet कहा जाता है? The poet's poet is none other than Edmund Spenser. Edmund Spenser को कहते हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी Edmund Spenser के बारे में। Edmund Spenser जो कि एलिजाबेथन एज को बिलोंग करता है, उन्होंने अपने वर्क लिखा था शेफर्ड्स कैलेंडर, जो जिसमें 12 एक्लॉग्स हैं, और उन्होंने वो स्यूडोनिमसली लिखा था इमेरिटो के नाम से, और उसे डेडिकेट करा था सर फिलिप सिडनी को। उन्हें उससे नेम एंड फेम मिला। उसके बाद एडमंड स्पेंसर वांटेड टू राइट ग्रेट एपिक ऑफ 24 बुक्स, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड कंप्लीट ओनली 6 बुक्स। तो फेरी क्वीन जिसने लिखा, जो कि क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने समर्पित करा, और ये स्पेंसर को इवन मिल्टन ने भी ये माना है कि वो और टीचर्स
और फिलोसोफर्स से कहीं बेटर है। मिल्टन ने अपना मास्टर माना है स्पेंसर को, और स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा है। ये आप ढूंढेगा, वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हु कॉल्ड एडमंड स्पेंसर पोएट्स पोएट, फिर भी मैं बताते बताते रुक गई। तो देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। Now the next question is, पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। पोर्शिया कौन से प्ले की हीरोइन है? देखिए, पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस जब शेक्सपियर ने लिखा था, शेक्सपियर ने जब अपने प्लेज लिखे हैं तो वो कॉमेडीज, ट्रेजेडीज एंड हिस्टोरिकल प्लेज में, बाद में लेटर ऑन दे वर डिवाइडेड इनटू ट्रेजी कॉमेडीज एंड रोमांसेस एंड ऑल दैट। तो ये जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये पहले कॉमेडी में आता था, लेकिन लेटर ऑन इसको ट्रेजी कॉमेडी में कर दिया गया, क्योंकि इसमें ज्यूज के साथ पार्शियलिटी दिखाई गई है, एक बायस्ड एटीट्यूड दिखाया गया। तो पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Age cannot wither her, nor custom stale, her infinite variety occur in। ये जो लाइंस हैं ये कौन से प्ले में आती हैं? देखिए, ये जो लाइंस हैं, एज के नॉट, ये किसके बारे में कहा गया है? शायद ये शेक्सपियर के सबसे चार्मिंग कैरेक्टर में से एक है, और उसकी शेक्सपियर जैसे रस्किन ने कहा भी है, शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस। तो क्लियोपेट्रा भी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के में ये कहा गया है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के लिए में, क्लियोपेट्रा के लिए ये लाइंस कही गई हैं, और उसके लिए कहा गया है कि उसे ना तो उस पर उम्र का फर्क पड़ता है और ना ही वो कभी भी बासी होती है। हर इनफाइनाइट वेराइटी, शी हैज सो मच वेराइटी कि वो कभी भी बूढ़ी नहीं हो सकती। तो दिस इज सेड अबाउट क्लियोपेट्रा। Which of the following plays is not by Shakespeare? इनमें से कौन सा प्ले शेक्सपियर के द्वारा नहीं है? मच अडो अबाउट नथिंग शेक्सपियर का प्ले है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर का प्ले है, हेनरी फोर्थ शेक्सपियर का प्ले है, केवल जो नहीं है वो है एडवर्ड सेकेंड। ये लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, तो इसीलिए ये प्ले जो है वो शेक्सपियर का प्ले नहीं है। क्रिस्टोफर मार्लो जो कि वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, जो कि बहुत ही ब्राइट था और बहुत कम उम्र में ही गॉट किल। तो इसलिए क्रिस्टोफर मार्लो कहीं किसी हद तक जो है उसको शेक्सपियर ने भी उसको ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर के प्लेस में भी उसने भूमिका निभाई है। तो ये मार्लो के द्वारा लिखा हुआ प्ले है। मार्लो जो कि जाना जाता है अपनी माइटी लाइन के लिए, उसने ब्लैंक वर्ड्स को इतना परफेक्ट बना दिया कि उसको माइटी लाइन जो है वो कहा जाने लगा। तो ये मार्लो के द्वारा लिखा हुआ प्ले है। In the year 1637, Milton confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical work. Select the name of his friend. चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन के 10 आंसर्स आपको मिलेंगे। कहीं पे हेनरी लविस मिलेगा, कहीं पर आपको एडवर्ड किंग मिलेगा। ये 1637 की बात हो रही है। एक्चुअली मिल्टन ने बहुत पहले ही वो एक बहुत महान पोयम लिखना चाहता था, एक एपिक लिखना चाहता था, बट ही वांटेड टू राइट ओवर किंग आर्थर। लेकिन उसने ये बात अपने एक लेटर में पूर्ण स्पष्टतया नहीं, लेकिन अपने फ्रेंड चार्ल्स डिओडिटी को ये बात उसने कही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डिओडिटी, बाकी इसमें हेनरी लविस एंड एडवर्ड किंग बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर है डिओडिटी। And the next question is, the woman character Dalila appears in।
कौन से वर्क में, मिल्टन के कौन से वर्क में डलीला अपीयर। मुझे लगता है ये ना आयोग का कुछ फेवरेट क्वेश्चन है कि डलीला किस में आती है, मनोवा किस में आता है। अरे सैमसन एगोनिस्टिस में इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि कुछ भी पूछा जा सकता है, मगर फिर भी तो डलीला जो है ये है सैमसन एगोनिस्टिस का कैरेक्टर है। सैमसन एगोनिस्टिस जो कि मिल्टन ने अपनी जिंदगी के आखिरी फेज में लिखा था। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क और ये सैमसन द रेसलर की कहानी है। सैमसन एगोनिस्टिस 1671 में आया। Who made the following remark about Milton? ये एक मिनट पहले से ठीक कर दूं, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइपिंग एरर है ये। Who made the following remark about Milton? मिल्टन के बारे में ये किसने कहा था? मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन जो है वो शैतान की पार्टी का है विदाउट नोइंग इट। ये कहा है विलियम ब्लेक ने, और ये है कि भाई उनका ये मानना था कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जब लिखी है तो वो चेंड है जब वो भगवान के बारे में लिखते हैं, और जब व्हेन ही राइट्स अबाउट सैटर्न तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मुक्त हो गए हैं। तो इसीलिए ये जो कहा गया है इट इज सेड अबाउट मिल्टन, एंड किसने कहा है? विलियम ब्लेक। The line, the mind is its own place and in itself can make a new heaven of hell, a hell of heaven. ये लाइंस जो हैं वो ये लाइंस हैं पैराडाइज लॉस्ट की, ये लाइंस पैराडाइज लॉस्ट की लाइंस हैं, सैटर्न की हैं। इसमें वो सैटर्न बहुत बहुत बढ़िया लाइंस हैं। आई जस्ट लव दीज लाइंस कि हमारा जो दिमाग होता है ना वो अपने आप में ही एक ऐसी जगह है कि जो हेवन को हेल और हेल को हेवन बना देता है। तो वाकई में ये बहुत ही, मतलब बोली तो सैटर्न ने है मगर दीज आर वेरी मोटिवेटिंग लाइंस। तो ये वाकई ये कहा है पैराडाइज लॉस्ट में। द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्टिस वॉज, अब मैंने आपसे कहा ना इनको कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस मुझे लगता है तब बहुत पसंद होंगे। तो ये कहा है भाई, सबको पता है कि सैमसन एगोनिस्टिस जो कि मिल्टन ने अपने जीवन के आखिरी फेज में लिखा था, और ये आया था वर्क 1671 में अलॉन्ग विद पैराडाइज रीगेन्ड। और ये कहानी ऑटोबायोग्राफिकल है, सैमसन की जिंदगी की कहानी है जो कि अंधा हो गया है। तो ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। Of which poem is the following line a part? ये अब ये देखिए यहाँ से जो ये क्वेश्चन शुरू होते हैं ये उन किसी भी चार राइटर्स से नहीं मिलते। जो एक ये माना जाता है कि भाई चार राइटर्स हैं तो यही जो है इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए जब भी क्वेश्चंस आते हैं किसी भी पेपर में तो आप ये मान के चलिए कि 10-15 क्वेश्चंस ही होते हैं जो गेम बदल देते हैं। तो अगर आप उन चार राइटर्स के अलावा थोड़ा सा इधर उधर भी पढ़ लेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू एज कम्पेयर टू कि आप उन चार पे स्टिक ऑन रहे। तो ये देखिए इसका है फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शेल बर्न। ये लाइंस जो है थॉमस ग्रे का जो वर्क है एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड वहाँ से ली गई है। एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड एक ऐसी पोएम है जो कॉमन लोगों की मृत्यु के पर विलाप करती हुई पोएम है। एलिजी एक वो पोएम होती है जिसमें किसी की मृत्यु पर विलाप किया जाता है। एलिजी में लेकिन एक काफी सारे वर्ड्स है, एलिजी, डायर्ज, मोनोडी, ये सारे वर्ड्स अलग अलग। एलिजी में होता क्या है कि शुरुआत पेसिमिस्टिक होती है लेकिन अंत जो होता है वो एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पर अंत होता है। तो ये ग्रे की एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड से ये लाइंस ली गई। मिल्टन को क्या कहा जाता है?
an Elizabethan poet, a belated Elizabethan poet, a Jacobean poet, a classical poet. चलिए बात करते हैं, अगर मिल्टन की एज की बात करें तो मिल्टन की एज मानी जाती है 1625 to 1660, 1625। ये देखिए लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मेरे से, फिर कुछ का कुछ समझ लिया जाएगा इसे। फिर देखो साफ लिखती हूँ, 1625 से 1660 की जो एज है वो मिल्टन की मानी जाती है। बट मिल्टन हैड इम्पैक्ट ऑफ रेनेसांस एज वेल। अब आप कहेंगे कैसे? रेनेसांस उस समय तक, एक तो रेनेसांस के जो 4 पीरियड माने जाते हैं उनमें वो माना जाता है। दूसरा, मिल्टन ने का खुद ये मानना था कि जो उसने ऑफ एजुकेशन लिखा है उसमें एक था कि इंग्लैंड के एजुकेशन के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और लैटिन ये क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए। तो रेनेसांस में क्या हुआ था? दैट वाज रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। मिल्टन was a propounder of classical learning। तो इसीलिए मिल्टन को कहा जाता है बिलेटेड एलिजाबेथन, क्योंकि ऑब्वियसली जिस समय मिल्टन ने लिखना शुरू करा था एलिजाबेथ की मृत्यु हुई तो बहुत समय हो चुका था। इट्स दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। Who among the following was the first poet laureate officially by the British sovereign? देखिए ये बात करते हैं 1660 की, 1660 की बात करते हैं जब चार्ल्स सेकंड दोबारा से गद्दी पर आया। 1616 मतलब उसका फादर की मृत्यु के बाद कॉमनवेल्थ या पार्लियामेंट का राज हुआ था। जब मोनार्की रिस्टोर हुई, वो दोबारा गद्दी पे नहीं आया, मोनार्की रिस्टोर हुई 1660 में जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आया तो उसने ड्राइडन को ऑफिशियल पोएट लॉरिएट जो है बनाया। तो ड्राइडन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट 1660 में, जब मोनार्की, मतलब मैं इसमें यह बता रही हूं आपको, जब मोनार्की रीएस्टैब्लिश हुई। तो इसको बनाया गया फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट। ड्राइडन एज अ क्रिटिक वाज, ड्राइडन एक क्रिटिक था और ड्राइडन एज अ क्रिटिक वाज क्या था? अ रेशनल फॉलोअर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल, कि वो रेशनल फॉलोअर था, एरिस्टोटल की थ्योरीज का रेशनल फॉलोअर था। तो ये है इसका आंसर। अब यहां से मैं इसमें और आपको क्या इसमें मैं एक्सप्लेन करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago। ये लाइंस कौन सी पोएम में है? ये लाइंस वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं अपनी पोएम द सॉलिटरी रीपर में। इन लाइंस का मतलब है क्या? कोई मुझे नहीं बताएगा व्हाट शी सिंग्स, कि वो क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स, नंबर है सॉन्ग्स, शायद वो कुछ ऐसे गाने गा रही है कि जो दूर की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताती हैं जो दुख भरी हैं, या कुछ बैटल्स के बारे में जो बहुत पहले लड़ी गई थी, उन गानों के बारे में वो गा रही है। एक सॉलिटरी, एक गेलिक लैंग्वेज में एक लड़की जो है वो गा रही है। तो ये लाइंस जो हैं वो किसकी हैं? द सॉलिटरी रीपर की ये लाइंस हैं। सॉलिटरी रीपर लिखी किसने है? ये लिखी गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। सॉलिटरी रीपर इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। ठीक है जी। तो यहां तक बताइए कि यहां तक कोई भी कैसा लग रहा है आप लोगों को? मतलब मैं ऐसी बोलती रहती हूँ जैसे कि आप लोग मुझे यहाँ से लाइव जो है वो मुझे बता देंगे, मगर फिर भी बोलने में क्या हर्ज है ना? द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, दीज लाइन्स अकर इन द पोएम। चलिए बात करते हैं इस पोएम की। सबसे पहले बात करते हैं इस साल की, 1798 की। ठीक है, अब ये साल क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं।
इस समय आया था वर्क आया था, इस समय वर्क आया था लिरिकल बैलेंस। लिरिकल बैलेंस जो वर्क है वो आया था, और इसमें कुछ पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी तो कुछ कॉलब्रिज की थी। उन्हीं में से एक पोएम थी टिंटन एबे, और उस टिंटन एबे की ही ये लाइंस हैं, द साउंडिंग कैटरैक्ट, कि आवाज करता हुआ कल कल करता हुआ झरना, हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, कि मुझे वो एक पैशन की तरह, एक विचार की तरह लगातार मेरे दिमाग में कौंधता रहता। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा the next slide is Robert Southey was succeeded by as the poet laureate of England। देखिए बात करते हैं कि रॉबर्ट साउदे was succeeded by, कि रॉबर्ट साउदे के बाद कौन बना था पोएट लॉरिएट। तो रॉबर्ट साउदे के बाद पोएट लॉरिएट बना था, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर है वर्ड्सवर्थ। रॉबर्ट साउदे के बाद जो पोएट लॉरिएट बना था वो वर्ड्सवर्थ था। अब हम बात करें कि हु इज दैट पोएट लॉरिएट। पोएट लॉरिएट एक राजकवि को कहा जाता है। अब उसका जो समय काल है दैट इज 10 years, और पोएट लॉरिएट जब वर्ड्सवर्थ बन गया था तो काफ़ी ज़्यादा उसे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। ब्राउनिंग ने तो लॉस्ट लीडर में उसे लॉस्ट लीडर ही कहा था। Now the next slide is bliss was it is that dawn to be alive but to be young was very heaven occur in the poem of। ये किसकी पोएम में ये लाइंस जो है वो आती हैं? ये है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई पोएम, जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें से ये लाइंस ली गई हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ was actually very much influenced by the French Revolution that started in 1789, और उसका मोटो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। व्हाट ही थॉट ऑफ कि शायद इस रेवोल्यूशन से वाकई में जिनको ज़रूरत है वो ये सब चीज़ मिल जाएगी, बट ही वॉज डिसहार्टेंड लेटर ऑन। लेकिन जब जिस समय ये पोएम उसने लिखी है तो उस समय वो उस जोश से काफ़ी भरा हुआ था। तो ये पोएम लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। Who wrote the following lines? Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief। अब अगर हम इस पोएम के बारे में बात करें तो ये जो पोएम है ये पोएम शैले के द्वारा लिखी गई है। ये पोएम शैले के द्वारा लिखी गई है। अब आप खुद ही देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कहीं से कहीं तक भी उन 4 राइटर्स से नहीं है। ये रोमांटिक एज का राइटर है और रोमांटिक एज का राइटर वर्ड्सवर्थ भी है। तो ये जो पोएम है ये लिखी है शैले ने, और इस पोएम का नाम है द लेमेंट, अ लेमेंट। ये एक लेमेंट जो है ये एक 10 लाइन लिरिक है। ये एक 10 लाइन, ये पोएम की जो जिस जहाँ से ली गई है उसका नाम है अ लेमेंट, और ये 10 लाइन लिरिक है। टेन लाइन लिरिक है, अ लेमेंट 10 लाइन लिरिक है। तो ये लिखी गई है शैले के द्वारा। तो अब ये बात करते हैं जिसमें वो किसी पर्सनल लॉस के बारे में डिस्कस कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। In which Charles Dickens novel do we come across a character called Mr. Micawber? अब आप खुद देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए, अब ये विक्टोरियन एज का राइटर जो है वो हमारे सामने आ गया है। ये मिस चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड, उसमें एक कैरेक्टर है मिस्टर मिकावर हु ऑलवेज थिंक्स दैट कुछ ना कुछ होने समय बदलेगा, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ये मिस्टर मिकावर का जो कैरेक्टर है ये आया है
किस किस नॉवल में है? डिकेंस, जो कि विक्टोरियन एज का नॉवलिस्ट है, और उन्होंने ही वॉज वेरी फेमस अमंग द विक्टोरियंस, क्योंकि उन्होंने कभी विक्टोरियन जो कॉम्प्रोमाइज था या विक्टोरियन जो चीज़ें थी उनको कभी वायलेट करने की कोशिश नहीं करी। तो ये कैरेक्टर जो है मिस्टर मेकाबा का, दैट कम्स इन डेविड कॉपरफील्ड। चलिए आगे बात करते हैं। The next question is, Sartor Resartus is a thought-provoking work of, अब फिर देखिए ये वर्क है कार्लाइल का। सार्टर रिजॉर्टर्स एक 1836 की नॉवल है, एक जर्मन फिलोसोफर पे सार्टर रिजॉर्टर्स। तो सार्टर रिजॉर्टर्स इज अ थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ कार्लाइल। तो ये 1836 की नॉवल है। Who of the following poets belong to the Fleshly school of poetry? पहले इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, इसका आंसर है D.G. रोजेटी। और इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। एक्चुअली ये जो टर्म है फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री, ये जो टर्म है फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री was given by रॉबर्ट बुकानन। ये टर्म जो दिया था ये मिस्टर रॉबर्ट बुकानन ने दिया था, और उनका इसमें क्या कहने का मतलब था, उन्होंने एक रियलिस्टिक सेंसुअल जो राइटर्स थे उनको बारे में ये कहा था, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो राइटर्स थे ये इनकी ऑब्सीन होती थी, जो पोएम्स थी वो ऑब्सीन थी, वो डेविएट करती थी नॉर्मल स्टैंडर्ड्स से। तो फ्लैशली स्कूल एक सेंसुअस रियलिस्टिक स्कूल ऑफ पोएट्री था। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है रॉबर्ट बुकानन ने, जिसका नाम ही है फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री, और जिसमें इन्होंने ये टर्म दिया है, और उसमें इन्होंने कुछ पोएट्स को जिनको स्थान दिया है उनमें से एक है D.G. रोजेटी। तो ये यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ से जो ये क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक भी ये क्वेश्चंस जो है ये हमारे 4 राइटर्स से मिलते हुए नहीं है। तो वही जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि पढ़िए तो ढंग से पढ़िए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ टॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। हार्डी ने जब शुरुआत करी अपने करियर की, और उसके एक उभरते हुए नॉवलिस्ट, एक अच्छे नॉवलिस्ट के रूप में उसने शुरुआत करी, मगर वो क्या हुआ कि उसने जब हार्डी बिलोंग टू विक्टोरियन एज, हार्डी रॉट टेस ऑफ द डियरबरविले एंड जूड द ऑब्सक्योर। आपको पता है कि जब हार्डी ने जूड द ऑब्सक्योर लिखी तो लोग इतना ज्यादा चिढ़ गए जूड द ऑब्सक्योर के लिखे जाने पर कि लोगों ने इसका नाम रख दिया जूड द ऑब्सीन, जूड द ऑब्सक्योर पे। और इसी वजह से जूड द ऑब्सक्योर की वजह से ये जूड द ऑब्सक्योर हार्डी को इतना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ा कि उसने काफी लंबे समय तक कोई नॉवल नहीं लिखा, और इसका आंसर भी यही है, काफी लंबे समय तक हार्डी ने कोई नॉवल नहीं लिखा। उसने पोएम्स लिखी, प्लेज लिखे, लेकिन उसने नॉवल बिल्कुल हाथ जो है नॉवल को नहीं लगाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आपका यहाँ तक, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएट्री। रॉबर्ट ब्राउनिंग भी बिलोंग करता है विक्टोरियन एज को, तो और रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम्स जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक पोएम्स होती हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। The beginning of the modern realistic drama in England took place with the writing of Caste, a play written by। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये लिखा गया है प्ले रॉबर्टसन के द्वारा। ये प्ले क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये प्ले जो है ये इट इज कंसर्न विद क्लास एंड रेस, क्लास एंड रेस से संबंधित ये प्ले है।
और ये एक कॉमेडी है, 1867 में आई थी, और ये एक मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा है जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे कास्ट जो है वो चीज़ों को बर्बाद कर देती है, कास्ट एंड क्लास बर्बाद कर देती है। तो ये कास्ट जो मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा है ये लिखा गया है रॉबर्टसन के द्वारा। चलिए move on to the next one. द लिटिल मैन रिटन बाय गॉल्सवर्दी। लिटिल मैन एक प्ले है और ये है इसका, ये एक्चुअली ये फार्सिकल मोरालिटी इन 3 सीन्स है, इसका जो पूरा नाम है। 3 सीन्स में ये 3 फार्सिकल मोरालिटी इन 3 सीन्स। तो ये एक प्ले है जो उसके 6 छोटे प्लेज हैं, उनमें से एक है ये द लिटिल मैन। ये गॉल्सवर्दी का द्वारा लिखा हुआ प्ले है। तो ये इसका आंसर है प्ले। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज बीन कॉइन्ड। अब ये क्वेश्चन से मैं बड़ी दुखी हूँ। एक्चुअली ये जो फ्रेज है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये टीएस इलियट के द्वारा कॉइन ही नहीं करा गया, लेकिन इसको ये बार बार ये दे देते हैं और इसे ही सही मानते हैं। एक्चुअली ये जो फ्रेज है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये दिया गया है वॉशिंगटन एल्स्टन के द्वारा। भगवान जाने ये इसमें ये गलत ऑप्शन क्यों देते हैं। ये फ्रेज जो है वो दिया गया है वॉशिंगटन एल्स्टन के द्वारा और टीएस इलियट ने इसे यूज किया था अपने वर्क हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, लेकिन इसे कॉइन नहीं करा है टीएस इलियट ने। तो मैं फिर आपको बता रही हूँ कि टीएस इलियट मेड इट फेमस बट इट वाज कॉइन्ड बाय वॉशिंगटन एल्स्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा हाथ सेट होने में टाइम लगेगा, इसीलिए जो है धीरे धीरे हो रहे हैं क्वेश्चंस। Galsworthy was awarded the Nobel Prize for Literature in, ये सभी को भी पता है, that is 1932। Galsworthy को नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए मिला था 1932 में। Let's go then you and I when the evening is spread out against the sky like a patient athrized upon a table। ये लाइंस टीएस इलियट की पोएम से ली गई हैं, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से, और टीएस इलियट ने इसमें यूज करी है फ्री वर्स। इसमें टीएस इलियट ने फ्री वर्स को यूज करा है। फ्री वर्स वो होती है जिसमें राइम स्कीम और मीटर कुछ भी नहीं होता है, तो ये टीएस इलियट ने यूज करा है इसको। इस पोएम, ये लाइन्स है टीएस इलियट की पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Loyalties crisscross each other is a dialogue in a play by Galsworthy। ये लॉयल्टीज प्ले से ही लिया गया है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज ऑफ Galsworthy, जिसमें क्या है लॉयल्टीज एक दूसरे को काटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। E.M. Foster belong to, देखिए ये सारे, इनमें से कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे कुछ हटके क्वेश्चंस हैं। E.M. Foster belong to the Bloomsbury group। ये ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है ये एक फिलोसोफर्स राइटर का एक ग्रुप था जो ब्लूम्सबरी नाम की जगह पे था, जिसमें लिटल स्ट्रैची, E.M. Foster, वर्जीनिया वुल्फ इसके मेंबर्स थे और ये डिस्कस किया करते थे अपने व्यूज फिलॉसफी पर। तो ये ब्लूम्सबरी ग्रुप, E.M. Foster बिलोंग टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप, मॉडर्न एज को बिलोंग करता हुआ है ये ग्रुप। द ऑथर ऑफ नाइटिंगेल्स इज, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। ये नाइटिंगेल्स जो पोएम है ये रॉबर्ट ब्रिजेस ने लिखी है। ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट ब्रिजेस के द्वारा, नाइटिंगेल्स पोएम। ये पोएम एक ग्रीक लेजेंड से ली गई है जिसमें फिलोमेला को उसका जो ब्रदर इन लॉ यानी कि उसकी बहन का हस्बैंड उसको रेप करता है, उसे म्यूटिलेट कर देता है कि जिससे कि वो अपनी बात कह ना पाए।
एंड लेटर ऑन उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है फिलोमेला को नाइटिंगेल में। तो ये माना जाता है कि नाइटिंगेल्स बहुत सैड सॉन्ग्स जो है वो गाती हैं। सेम यही चीज हमें देखने को मिली है, ग्रीक लेजेंड है, ओविड की मेटामॉर्फोसिस में भी देखने को मिलता है, टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड में भी इसका जिक्र जो है वो किया है। तो ये और ये जो ग्रीक लेजेंड है ये नाइटिंगेल्स आधारित, नाइटिंगेल्स जो पोएम है ये उसी ग्रीक लेजेंड पर आधारित है। और किसने लिखी है? रॉबर्ट ब्रिजेस ने। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। W.H. Auden बिलोंग टू, W.H. Auden बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी को। W.H. Auden, yes, he belongs to the 20th century। इससे ज़्यादा इनके बारे में क्या बताऊंगा आपको। इन्होंने बहुत फेमस पोएम लिखी है इन द मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। अब ये कुछ ग्रामर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, इनको भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइम। देखिए ही कमिटेड नहीं आ सकता, जब सुसाइड है तो वो एक ही बार कमिट की जाएगी। तो इसमें आएगा ही अटेम्प्टेड या ही ट्राइड टू कमिट। या तो हम इसमें करेंगे ही ट्राइड टू कमिट या हम यहाँ पे करेंगे ही अटेम्प्टेड सुसाइड ट्वाइस। तो यहाँ पर भाई अब सुसाइड एक ही बार कमिट करी जाती है तो दो दो बार नहीं हो सकती, तो इसीलिए यहाँ तो हम अटेम्प्टेड लगाएंगे या लगाएंगे ट्राइड टू कमिट। होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई हो। Had he reached the station a few minutes earlier, he had caught the train। इसका एक रूल होता है, ये एक कंडीशनल है, परफेक्ट कंडीशनल जिसे कहा जाता है, जिसमें पास्ट में कोई काम हो सकता था बस किसी कारणवश हो नहीं पाया। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है, had प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें क्या गलती है। हैड ही रीच द स्टेशन अ फ्यू मिनट्स अर्लियर, तो यहाँ पर हम हैड ना लगा के यहाँ लगाया जाएगा ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो इसमें हमारे सी पार्ट में एरर है, द एरर लाइज इन द सी पार्ट। फिर दोबारा से ये आपको बता देती हूँ कि ये परफेक्ट कंडीशनल होता है, तो इसीलिए इसका यहाँ पर ये पार्ट प्ले करता है। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस जो है वो ठीक लगे। मैं कल इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाऊंगी, 40 से आगे क्वेश्चंस कराऊंगी, 41 से। अभी मैं इस समय बस इतना ही जो है वो आपको करवा रही हूँ। 40 से आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी समय जो है वो हो गया है। और अगर मैं कुछ दिनों में लाइव भी आकर आप लोगों का सेशन लाइव भी लिया करूँगी। चलिए, अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।